नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके लिए BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र गणों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो का जो फ़ायदा है वो उठा सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इस क्लास से बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं। तो सारी बातें आज कॉन्सेप्ट के साथ में हम सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। और मानव भूगोल की हम चर्चा करेंगे आज। तो आज बात करने वाले हैं हम मानव भूगोल का विकास एवं इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो मानव भूगोल का विकास एवं इतिहास की चर्चा आज करने वाले हैं कि मानव का भूगोल का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ और उसका जो इतिहास है वो किस प्रकार से। तो हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखो, भूगोल, मानव भूगोल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मानव भूगोल का विषय मनुष्य के द्वारा सक्रिय रूप से वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। यानी अगर मानव भूगोल की हम चर्चा करना चाहेंगे तो मानव भूगोल क्या है कि मनुष्य के द्वारा सक्रिय रूप से वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही क्या है, प्रारंभ हो गया था। यानी वातावरण के ऊपर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित करने के साथ ही मानव भूगोल का जो विकास है वो शुरू हो गया। हिम युगों के दौरान ही मानव संस्कृति का विकास एशिया के अनेक क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। तो हिम युग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पहले क्या थी, हिम थी, यानी बर्फ थी। तो बर्फ होने के कारण क्या है, उसी के दौरान मानव की जो संस्कृति है उसका क्या है, विकास एशिया के अनेक क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। यानी जैसे ही पृथ्वी क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है वो बर्फ से ढकी हुई थी, उसी समय उसी दौरान क्या है, जो मानव की संस्कृति है उसमें विकास एशिया के अनेक क्षेत्रों में क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। इसके बाद देखो आगे चर्चा करते हैं हम और आगे देखते हैं 4000 वर्ष ईसा पूर्व, यानी 4000 ईसा वर्ष पूर्व की बात है। मिस्र के जो लोग हैं कृषि एवं सिंचाई के बारे में जानते थे। यानी आज से 4000 वर्ष पहले की बात है कि मिस्र के जो लोग हैं वो कृषि के बारे में जानते थे और सिंचाई के बारे में जानते थे। तो देख लो आप कितनी पुरानी बात है और कितने पुराने जो व्यक्ति हैं वो कृषि के बारे में भी जानते थे और कृषि के अंदर होने वाली जो सिंचाई है उसके बारे में भी जानते थे। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की नागरिक सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में भी मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी के अंदर जो नागरिक सभ्यता है, जो हमारे व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनके प्रमाण वर्तमान में भी क्या है, मिलते हैं। ठीक है, अगर उत्खनन किया जाए तो वर्तमान के अंदर भी क्या है, जो नागरिक सभ्यता है उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं साधारण रूप से सर्वप्रथम मनुष्य पर वातावरणीय प्रभावों को ईसा से कई शताब्दियों पूर्व समझा जाने लगा था। यानी सर्वप्रथम जो मानवीय जो वातावरण है उनके प्रभावों को ईसा से शताब्दियों पूर्व क्या है, समझा जाने लगा था। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं और आगे हम बात करना चाहेंगे सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मिस्र, भारत, चीन तथा यूनान में प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को लोग मानने लगे थे। प्राकृतिक शक्ति जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के अंदर जो शक्ति होती हैं प्राकृतिक शक्तियाँ, इसमें मिस्र था, भारत था, चीन था, ये सभी के सभी
ये सभी के सभी प्राकृतिक शक्तियों के बारे में जो प्रभाव थे उनके उनके बारे में जानने लगे थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल तथा वर्षा को देवता के रूप में इनकी पूजा होने लगी। यानी जो वर्षा देवता है, सूर्य देवता है, वायु है, अग्नि है, जल, इनकी सबकी क्या है, देवताओं के रूप में पूजा होने लगी। नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, वायुमंडल, वनस्पति आदि का व्यवस्थित विवरण वेदों एवं पुराणों में मिलता है। यानी हम सौरमंडल की बात कर लें, ग्रह की बात कर लें, उपग्रह की बात कर लें, पृथ्वी की बात कर लें, अगर वायुमंडल की हम चर्चा करना चाहें, वनस्पति के बारे में जानना चाहें, तो इनका जो व्यवस्थित विवरण है वो वेद और पुराणों के अंदर आपको क्या है, मिलता है। इसके बाद आगे चर्चा करना चाहेंगे, तो आगे देखते हैं हम। और आगे यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि मध्यकाल में मानव भूगोल का सर्वाधिक वितरण अरब भूगोलवेताओं द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलता है। यानी मध्यकाल के अंदर जो भूगोल का सर्वाधिक अगर वितरण है, वितरण का मतलब होता है फैलाव, यानी किन किन क्षेत्रों के अंदर इसका जो फैलाव हुआ, तो ये कौन बताता है, अरब भूगोलवेताओं द्वारा लिखित ग्रंथों में हमें क्या है, मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो मध्य भूगोल, अगर हम किसकी बात करेंगे, मध्य भूगोल की बात करेंगे, तो ये जो मध्य भूगोल का हमें जो विवरण मिलता है, सर्वाधिक जो फैलाव मिलता है, तो वो अरब भूगोलवेताओं के द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। 9वीं शताब्दी में अरब विद्वानों ने टोलमी की रचनाओं का अनुवाद किया तथा उसका नाम अलमगेस्ती रखा था। यानी 9वीं शताब्दी के अंदर अरब विद्वानों ने, जो टोलमी नामक विद्वान था, इनकी रचनाओं का अनुवाद करते हैं। ठीक है, अनुवाद करने के बाद क्या है, उनका नाम क्या रखा जाता है, तो उनका नाम रखा जाता है अलमगेस्ती। ठीक है, अरब भूगोलवेताओं ने अल अदरिसी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने सिसिली में 15 वर्ष मानचित्रों का संकलन कर उनकी व्याख्या करने में व्यतीत किए। यानी 15 वर्ष है वो कहाँ पर व्यतीत किए, मानचित्रों का संकलन करने में क्या कर दिया, 15 वर्ष है वो व्यतीत कर दी। इदरिसी ने 70 पृष्ठों का विश्व एटलस बनाया था। यानी इदरसी नाम का जो विद्वान था, इन्होंने 70 पृष्ठों यानी 70 पेज का विश्व एटलस बनाया था, जिसमें विश्व के प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी प्रादेशिक जो भूगोल था, प्रदेशों के आधार पर जो बांटा गया जो भूगोल था, उसको तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर व्यवस्थित क्रम में क्या किया, उसको प्रस्तुत किया। इसके बाद आगे देखो, यूरोप के खोजकर्ताओं ने 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में नवीन क्षेत्रों की खोज की। यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में आते हैं विद्वान और क्या करते हैं, नए नए क्षेत्रों की क्या करते हैं, खोज करते हैं। जैसे कि कोलंबस है, वास्को डी गामा है, ये क्या है 15वीं 16वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के क्या हैं जो क्षेत्र हैं, नवीन क्षेत्र हैं, इनकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो एक बार से फिर से आप इस जो ऊपर वाला जो ये इतिहास है, मानव भूगोल का इतिहास है, इसके बारे में फिर से देखो, एक बार चर्चा कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल का विकास मनुष्य के द्वारा सक्रिय रूप से वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। हिमयुगों के दौरान, यानी बर्फ के समय ही पृथ्वी पे जब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या जमी थी, बर्फ जमी थी, तो उसी समय से जो मानव संस्कृति है उसका विकास है वो क्या है, अनेक क्षेत्रों के अंदर प्रारंभ हो गया था। 4000 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के लोग हैं वो कृषि और सिंचाई के बारे में जानने लगे। सिंधु घाटी नागरिक सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में भी मिलते हैं। ठीक है, आज भी क्या अगर उत्खनन किया जाए, अगर उत्खनन आज भी हो रहा है, तो जो नागरिक सभ्यता उसके प्रमाण वर्तमान में भी मिलते हैं। इसके बाद साधारण रूप से सर्वप्रथम मनुष्य पर वातावरणीय प्रभावों को ईसा से कई शताब्दियों पूर्व समझा जाने लगा था। यानी पहले से क्या है, जो मनुष्य के ऊपर वातावरण का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से उसको समझा जाने लगा। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मिस्र, भारत, चीन, इसके बाद यूनान में प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को लोग मानने लग गए थे। यानी पहले से ही व्यक्ति क्या है,
पर प्राकृतिक जो शक्तियां हैं इनके बारे में क्या है जानने लग गए, इनको मानने लगे और इनको क्या है अनेक देवताओं के रूप में पूजने लग गए, जैसे सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वर्षा देवता आदि के रूप में क्या है इनकी पूजा होने लगी। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, वायुमंडल, वनस्पति आदि का व्यवस्थित विवरण वेदों और पुराणों में मिलता है। यानी ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, वायुमंडल के बारे में, वनस्पति के बारे में जो व्यवस्थित विवरण है, यानी सुव्यवस्थित ढंग से अगर हमें देखने को मिलता है तो वो कहाँ पर मिलता है, तो वेदों के अंदर मिलता है और पुराणों के अंदर मिलता है। यूनान, आगे चर्चा करते हैं हम। तो आगे की बात करेंगे तो मध्यकालीन जो भूगोल है उसका सर्वाधिक वितरण वो किस प्रकार से होता है, तो मध्यकालीन जो भूगोल का सर्वाधिक वितरण है अरब भूगोलवेताओं द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलता है। यानी अगर आप मध्यकाल के जो भूगोल है उसका सर्वाधिक फैलाव देखोगे तो सर्वाधिक फैलाव है वो किसके द्वारा बताया गया है, तो अरब के जो भूगोलवेता हैं उनके द्वारा बताया गया है। इसके बाद 9वीं शताब्दी में अरब विद्वानों ने टोलमी की रचनाओं का अनुवाद किया तथा उसे अल मगेस्तिना रखा गया उसका। अरब भूगोलवेताओं में अल अदरीसी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने सिसिली में 15 वर्ष मानचित्रों का संकलन कर उनकी व्याख्या करने में व्यतीत कर दिए, 15 साल व्यतीत कर दिए मानचित्र बनाने में। इदर्सी ने 70 पृष्ठों का विश्व एटलस बनाया था, जिसमें विश्व के प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया। यानी जो प्रदेशों के आधार पर, जो सबूतों के आधार पर प्रदेशों का जो व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत किया गया। यूरोप के खोजकर्ताओं ने 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में नवीन क्षेत्रों की खोज की। यानी अलग अलग नए नए विद्वान आए और उन्होंने क्या है 15वीं व 16वीं शताब्दी में नए नए क्षेत्रों की खोज की, जैसे कोलंबस है, वास्को डिगामा है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों का विकास करते हैं। और भी जो मानव भूगोल का इतिहास है वो और भी है, आगे भी है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हमने ये जो क्लास है उस क्लास को पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट के साथ में सारी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ आपके समझ में आए और अपने दोस्तों के साथ में भी क्या है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।